साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर विष्णुकांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैक क्लासेस में। आप सेंट्रल टेट की संस्कृत की जो हिंदी कर रहे हो, विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हिंदी में रूपांतरित कर रहे हो, उसी श्रृंखला में हम 12 प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं। आज हम विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों में 13वें प्रश्न पत्र को हल करने जा रहे हैं। 13वें 12वें में 12 प्रश्न पत्रों तक का जो आपने हल किया है, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि आप अधिक से अधिक हिंदी करने में सक्षम हो गए होंगे। जो अभी थोड़ा बहुत भी आपका कोर कसर बाकी है, वो कोर कसर आपकी अभी आने वाले पेपरों जितने भी हुए हैं उन सारों की जब हिंदी आप कर लोगे तो आप निश्चित रूप से तय मानो कि आप संस्कृत की हिंदी अच्छे से करने में सक्षम हो जाओगे। और कुछ आपको सेंट्रल टेट में पढ़ते भी हो, कुछ चीज़ें हमारी अभ्यास से तय होने लगती हैं। तो यदि आप निरंतर अभ्यास करोगे तो आपकी ये जो अधूरापन है ये भी निश्चित रूप से पूर्णता की ओर परिवर्तित हो जाएगा। आज हम जब 12वें प्रश्न पत्र की 13वें प्रश्न पत्र की हिंदी करते हैं तो पहले हमको एक सूचना देता है। ये कहता अभ्यर्थिना चतुर्थ भागस्य प्रश्नानां प्रश्न संख्या 91 से 120 तक उत्तराणि दद्यु। अभ्यर्थियों को चतुर्थ भाग के प्रश्नों के प्रश्न संख्या 91 से 120 तक के उत्तरों को दद्यु विधिलिंग लकार है देना चाहिए, उत्तरों को देना चाहिए। यदि तई संस्कृतम प्रथम भाषा रूपेण चितम, यदि तई माने उन्होंने संस्कृतम संस्कृत को प्रथम भाषा के रूप में चितम चुना हो। ये उसने पहली सूचना दी कि यदि पहली भाषा संस्कृत चुनी है तो आपको इन उत्तरों को देना है 91 से 120 तक के। दूसरी सूचना देता है अधोलिखितानां प्रश्नानां प्रश्न संख्या 91 से 105 तक विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। अधोलिखितां नीचे लिखे हुए प्रश्नानां प्रश्नों को प्रश्न संख्या 91 से 105 तक विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः दिए हुए विकल्प में उत्तरों के द्वारा उचिततम उपयुक्त उत्तर को चित्वा चुन करके लिखत लिखो। 91 नंबर का प्रश्न क्या कहता, यदा छात्राः विरामादि चिन्ह विषय कौशल वर्धनार्थम शिक्षिताः भवन्ति तदा ते। यदा माने जब छात्र विराम आदि चिन्ह विषयक कौशल को वर्धनार्थम बढ़ाने के लिए शिक्षिताः भवन्ति शिक्षित होते हैं, तदा ते तब वे लोग क्या करते हैं। पहला स्वस्य अधिगम कौशलम सुदृढ़ करिष्यन्ति, स्वस्य अपने अधिगम सीखने के कौशल को सुदृढ़ करेंगे। दूसरा लेखन शुद्धताम प्राप्स्यन्ति, लिखने की शुद्धता को प्राप्त करेंगे। तीसरा संभाषण कौशलम वर्धयिष्यन्ति, संभाषण के कौशल को बढ़ाएंगे। और चौथा स्वस्य सृजनात्मकताम वर्धापयिष्यन्ति, अपनी सृजनात्मकता को अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे। जब प्रश्न करता था जब छात्र विराम आदि चिन्ह विषय कौशल को बढ़ाने के लिए शिक्षित होंगे तब वो क्या करेंगे, तो वो अपने अधिगम कौशल को बढ़ाएंगे, लिखने की शुद्धता प्राप्त करेंगे, संभाषण का कौशल प्राप्त करेंगे, या अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे, अपनी सृजनात्मकता बढ़ाएंगे, अपनी सृजनात्मकता बढ़ाएंगे। वो भिन्न भिन्न जो हिंदी भाषा पे और संस्कृत में भाषा में प्रयोग होने वाले विराम चिन्ह होते हैं जिनकी संख्या 20-22 के आसपास होती है, उनका जब सही से प्रयोग करना सीख जाएंगे तो उनके अंदर वो क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। तो चौथा वाला विकल्प इस कारण से हमारा सही होता है। अगला 92 नंबर का प्रश्न क्या कहता, ये कहता भाषा शिक्षण कक्षायां रचनावादस्य अर्थः भवति। भाषा शिक्षण की कक्षा में रचनावाद का अर्थ होता है। रचनावाद जिसे आप कोई कंस्ट्रक्शन कहते हो, जिसे आप निर्माण कहते हो, उसके लिए कहता भाषा शिक्षण की कक्षा में रचनावाद का क्या अर्थ होगा। पहला छात्राः विविध असमान दृष्टान्तानां पठित्वा सुदृढ़ समाधान स्वयं प्राप्नुवन्ति। छात्र विविध असमानताओं को देखते हुए दृष्टि अनुसार पढ़ करके सुदृढ़ समाधान को स्वयं ही प्राप्त करेंगे। दूसरा कहता छात्राः केनचित् अध्यापकेन सहकृता भवन्ति। छात्र किसी अध्यापक की सहायता प्राप्त करेंगे। विभिन्न माध्यमानां साहाय्येन स्वकीयं सिद्धान्तं व्यवस्थापयन्ति। विभिन्न माध्यमों की सहायता के द्वारा अपने सिद्धांतों को व्यवस्थापित करेंगे। तीसरा कहता है छात्राः प्रपंच विषये स्वकीयम् अध्ययनं ज्ञानं च वस्तूनां प्रतिबिंबन अनुभव द्वारा भाषा कौशलेन च प्राप्नुवन्ति। छात्र प्रपंच विषय में स्वकीय अध्ययनम अपने अध्ययन को ज्ञानंच और ज्ञान को वस्तुनाम प्रतिबिंबन अनुभव द्वारा वस्तुओं के प्रतिबिंब अनुभव के द्वारा भाषा कौशलेन च प्राप्नुवन्ति
और भाषा कौशल को प्राप्त करेंगे। चौथा हिंदी कहता छात्रः स्वकीयाम् अधिगम सामग्रीं स्वयं निर्माय प्रत्यक्ष ज्ञानम प्राप्नुयन्ति। छात्र अपनी अधिगम सामग्री को स्वयं निर्माण करके प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करेंगे। छात्र स्वयं अपनी अधिगम सामग्री का निर्माण करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। चौथा वाला बिल्कुल गलत है। और पहले वाले पे कहता था हमसे कि छात्र विभिन्न असमान दृष्टांतों को पढ़ करके सुदृढ़ समाधान को प्राप्त करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। पहला वाला बिल्कुल गलत होता। दूसरा वाला कहता छात्र किसी अध्यापक की सहायता से विभिन्न माध्यमों की सहायता से अपने सिद्धांतों को व्यवस्थापित करेंगे। कक्षा 1 से 5 तक का बच्चा कभी अपने सिद्धांतों को व्यवस्थापित बिल्कुल नहीं करेगा। अभी तो वो अभ्यास की स्टेज पे है, अभ्यास के स्तर पर है, तो दूसरा वाला विकल्प इस कारण से गलत होता। तीसरा वाला कहता छात्र प्रपंच विषय स्वकीय अध्ययनम, वो भिन्न भिन्न तरीके के विषयों को अपने अध्ययन को, अपने ज्ञान को और वस्तुओं के प्रतिबिंब अनुभव के द्वारा, प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा भाषा कौशल को प्राप्त करेगा, बिल्कुल अभ्यास की बात करेगा। तो ये इस कारण से ये विकल्प बिल्कुल सही है। भिन्न भिन्न विषयों का अध्ययन करेगा, अपने ज्ञान के वस्तुओं पर प्रतिबिंब से वो भाषा कौशल को बढ़ाएगा। इस कारण से तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होता। 93 नंबर का प्रश्न कहता निम्नलिखितेषु कतमम उत्तरम प्रादेशिक भाषा विकासाय समस्या नास्ति इति सूचयति। निम्नलिखित में से कतमम कौन सा उत्तर प्रादेशिक भाषा के विकास के लिए समस्या नास्ति, दीर्घ संधि है, जब आप नास्ति शब्द का विच्छेद करते हो दीर्घ संधि से टूटता, ना धन अस्ति, अर्थात ना माने नहीं और अस्ति माने है नहीं है, इति सूचित ऐसी सूचना देता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रादेशिक भाषा के विकास के लिए समस्या नहीं है, ऐसी सूचना देता है। पहला अस्मिन विषय जनानाम परिचयाभावा, इस विषय में लोगों के परिचय का अभाव होता है। दूसरा सुविधा नाम अभावा, सुविधाओं का अभाव होता है। तीसरा बोधने अस्पष्टता, समझने में अस्पष्टता होती है। और चौथा अनुवाद विषयक समस्या, अनुवाद विषयक समस्या होती है। प्रश्न कर रहा था प्रादेशिक भाषा के विकास के लिए कौन सी समस्या नहीं है। प्रादेशिक भाषा की समस्या के लिए कौन सी समस्या नहीं है, ये बात कह रहा। सुविधाओं का अभाव है, बिल्कुल नहीं है। पहला दूसरा वाला सही है। बोधने समझने में अस्पष्टता होती है, नहीं, समझने में तो स्पष्टता होती। प्रादेशिक जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं, जब उसी प्रदेश की भाषा का वाक व्यवहार होता है तो हम समझने में सक्षम होते हैं, यही समस्या नहीं है। इस कारण से हमारा तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही होता है। जिस परिवेश में रहेंगे वहाँ की तो भाषा हम आसानी से समझ लेंगे। बोधने स्पष्टता होता तो समझ में आता था, ये उत्तर सही होता, लेकिन बोधने अस्पष्टता है, इस कारण से तीसरा वाला विकल्प हमारा सही हो रहा है। 94 नंबर का प्रश्न क्या कहता, ये कहता भाषा अर्जन सामर्थ्यम नाम, भाषा सीखने की समर्थता का क्या नाम होता है। केवलम आवश्यक शब्दावल्या प्रयोग, केवल आवश्यक शब्दावली का प्रयोग। दूसरा तादृश्यस्य वातावरणस्य निर्माणम यस्मिन् बालकाः मातृभाषा अध्ययनं कुर्युः, तब तक वैसे ही वातावरण के निर्माण में जब तक बालक मातृभाषा का अध्ययन करना चाहिए। जब तक भाषा अर्जन का समर्थ आए तब तक बच्चे को, बालक को मातृभाषा का ही अध्ययन करना चाहिए। तीसरा कहता व्याकरणस्य विश्लेषणस्य बोधार्थम व्यवस्थितः एकः पद्धति, व्याकरण का विश्लेषण, व्याकरण की व्याख्या, बोधार्थम व्यवस्थिता, समझने के लिए एक व्यवस्थित पद्धति है। चौथा कहता मानवगत सहज प्रतिभाया कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया, मानव में आई हुई सहज प्रतिभा के कारण के द्वारा भाषा अध्ययन एक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है, भाषा अध्ययन एक प्रक्रिया है, अर्थात चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही होता है। बिल्कुल सही है चौथा वाला। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न हमारा 95 नंबर का प्रश्न क्या कहता, भाषाध्यापकः अस्मात् लेखन कौशलं शिक्षयितुं शक्नोति। भाषाध्यापकः अस्मात् लेखन कौशलं शिक्षयितुं शक्नोति। भाषा अध्यापक अस्मात् हमसे लिखने के कौशल को शिक्षित करा सकता है। शक्नोति मतलब करा सकता है। पहला श्रुत लेखन के द्वारा, सुनने के लेख के द्वारा। दूसरा छात्राणां कृते स्पष्टतया लिखितुम आदेशः, छात्रों के लिए स्पष्ट रूप से लिखित आदेश थे। तीसरा कहता ज्ञानवर्धक विचाराणां साहाय्येन स्वशब्दै मातृभाषायां लिखितम उक्त्वा, ज्ञानवर्धक विचारों की सहायता के द्वारा अपने शब्दों में मातृभाषा में लिखने के लिए कहे। और चौथा कहता छात्रान् लेखाधीन
पठितुम सूचित्वा, छात्रों को लेखों के द्वारा पढ़ने की सूचना दे करके। बिल्कुल नहीं हो सकता। तीसरा वाला विकल्प देखो बिल्कुल सही होता है। इसलिए सही होता कि ज्ञानवर्धक विचारों की सहायता के द्वारा बच्चे के अंदर जो भी दिमाग में आ रहा है उसको वो अपने शब्दों में तय करे और फिर वो मातृभाषा में लिखने के लिए बोले। मातृभाषा में कोई भी बच्चा प्राइमरी स्टेज तक बिल्कुल सहज तरीके से लिखने में सक्षम होता है। इस कारण से तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही होता है। 96 नंबर का प्रश्न, 96 नंबर का प्रश्न क्या कहता? कक्षायां पाठ्यमान संदर्भे छात्रः क्लिष्टान् प्रश्नान् पृच्छत तदानीं किं क्रियते? कक्षा के पढ़ाने के संदर्भ में छात्र क्लिष्ट प्रश्नों को पूछता है, तदानीं किं क्रियते, उस समय क्या करना चाहिए, क्या करता है? तत्क्षणमेव गत्वा सज्जतां कृत्वा शंका समाधानं क्रियते, उसी क्षण ही जाकर के उसको शंका समाधान करना चाहिए। दूसरा कहता है तादृशान् सर्वान् प्रश्नान् विलिख्य अनंतरदिने सर्वेषां तेषां समाधानं क्रियते, उसके सभी प्रश्नों को विलिख्य लिख करके अनंतर दिने दूसरे दिन सभी को तेषां समाधानं क्रियते, सभी के समक्ष उसका समाधान करना चाहिए। तीसरा कहता है पुस्तके पठित्वा पश्चात शंका समाधानं चर्चितुं प्रयत्नः क्रियते, पुस्तक को पढ़ने के पश्चात, पढ़ने के उपरांत शंका समाधान की चर्चा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और चौथा कहता है छात्रान् वर्जित्वा तर्जित्वा अनुशासितः भवितुं सूचना क्रियते, छात्रों को वंचित करके अनुशासित करने के लिए होने की सूचना देना। बिल्कुल नहीं हो सकता। आप बच्चे को दंड के रूप में अनुशासन नहीं दे सकते और शंका समाधान की चर्चा करने के लिए प्रयत्न भी नहीं करेंगे। आप उन सभी प्रश्नों को एक जगह इकट्ठा लिख करके दूसरे दिन उन सभी का समाधान करने का प्रयास करेंगे और सभी के समक्ष करेंगे। इस कारण से ये दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही होता है। यदि हमको कोई भी प्रश्न हमको उस समय तय नहीं हो पाता है तो हम उस प्रश्न को नोट करके लिख करके शिक्षक की भूमिका में अगले दिन जाकर के सभी के समक्ष उन प्रश्नों को उत्तर के साथ जरूर व्याख्यायित करेंगे। इस कारण से दूसरा वाला विकल्प हमारा सही होता है। अगला प्रश्न 97 प्रश्न कहता रटनः अभ्यास कारणेन विद्यार्थिनां विकासे कीदृशः क्षति भवति? रटने के अभ्यास के कारण से विद्यार्थियों के विकास में कैसा क्षति होती है, कैसा नुकसान होता है? तेषां बुद्धे विकासा न होती, उसके बुद्धि का विकास नहीं होता। तेषां आत्मविश्वासा नष्टा होती, उसका आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। कक्षा अध्यापन क्रमात् ते दूरीकृता भवन्ति, कक्षा के अध्यापन के क्रम से वे दूर हो जाते हैं। ते अध्ययनोपरि समुचितं ध्यानं दातुम् अशक्ता भवन्ति, वे अध्ययन के ऊपर समुचित ध्यान देने में असमर्थ हो जाते हैं। देखो चौथा वाला बिल्कुल सही है। जो बच्चा रटने में तेज होते हैं वो अध्ययन के ऊपर समुचित उपयुक्त ध्यान नहीं देते, वो ये मान के चलते हैं कि हम तो रट के ही व्यवस्था को पार कर लेंगे, वो उपयुक्त ध्यान नहीं देंगे और रट के केवल उनका एक मोटो होता है कि हम अपने परीक्षा को तो हम पास कर ही लेंगे। तो चौथा वाला इस तरीके का नुकसान हमारा चौथा विकल्प देता है, तो चौथा विकल्प इस कारण से सही होता है। 98 नंबर का प्रश्न क्या कहता? भाषा शिक्षण संदर्भे आगमनात्मक पद्धति एषः लाभः अस्ति, भाषा शिक्षण के संदर्भ में आगमनात्मक पद्धति का क्या लाभ होगा? आगमनात्मक पद्धति किसे कहते हो आप लोग? आगमन पद्धति हमारी होती है जो उदाहरण से हम लोग नियम की ओर चलते हैं, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, या आप इसको कह सकते हो सरल से जो प्रक्रिया जटिल की ओर लेकर के जाती है उसको हम आगमनात्मक पद्धति कहते हैं। अब इस पे देखो कौन सा विकल्प सही होता है। विद्यार्थी भी गृह कार्यम कारणस्य आवश्यकता नास्ति, विद्यार्थियों को गृह कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। विद्यार्थिना रटन अभ्यासम न कुर्वन्ति, विद्यार्थी रटने का अभ्यास नहीं करते हैं। कक्षायाम अनुशासनम लक्षितम भवति, कक्षा के अनुशासन की रक्षा होती है। विद्यार्थी अल्पे एव समय अधिकम पठितुम शक्नोति, विद्यार्थी अल्प समय में ही अधिक से अधिक पढ़ने में सक्षम हो जाता है। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। जब कोई चीज़ उदाहरण से नियम की ओर चली जाती है तो वो कम समय में समझने और पढ़ने में सक्षम बनाती है, तो चौथा विकल्प इस कारण से सही होता है। आगमनात्मक पद्धति हमको उदाहरण से नियम की ओर लेकर के जाती है, सरल से जटिल की ओर लेकर के जाती है। अगला 99 नंबर का प्रश्न क्या कहता? भाषा तावत् अभिव्यक्ते स्ववत् व्यक्तीकरणस्य सर्वश्रेष्ठं माध्यमम् अस्ति, भाषा
अपनी तब तक अभिव्यक्ति में अभिव्यक्त करने में स्वमत व्यक्तस्य अपने मत का अपने विचारों को व्यक्त करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम होती है। कब होती है? प्रचार में, संग्रह में, प्रचार में, संग्रह में, विनिमय में, उपयुक्त सभी में। प्रचार में, प्रचार किसे कहते हो आप? प्रचार हम उसको कहते हैं जब हम कोई किसी चीज़ का प्रोपोगेशन करें। प्रोपोगेशन अर्थात उसका हम प्रचार माध्यम, चर माने चलना होता है, प्रा उपसर्ग लगा हुआ, ये प्रचार की बात तय कराता है। प्रचार बिल्कुल होगा, प्रचार बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है संग्रह, हाँ संग्रह की बात भी होगी। विनिमय, विनिमय आप उसे कहते हो जब हम किसी चीज़ को एक्सचेंज करें, अपने विचारों का आदान प्रदान करें, तो इस पे तीनों होंगे, प्रचार भी होगा। हम कोई भाषा बोलेंगे तो कोई दूसरा वाला सुनेगा तो प्रचार का भी होगा। हम अपने पास, मेरे पास शब्दों का कलेक्शन होगा तभी तो संग्रह की बात तय होगी। अब विनिमय, हम जो बात कहेंगे वो सामने वाले समझेगा, इसको विनिमय बोलते हैं। अर्थात तीनों सही हैं। और चौथा विकल्प भी हमसे यही कहता है उपयुक्त सर्वोपरि, अर्थात उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। 99 नंबर का चौथा वाला सही होता। अगला 100 नंबर का प्रश्न क्या कहता? भारतीय छात्रस्य कस्याः शिक्षणाय महती आवश्यकता अस्ति। भारतीय छात्र के किस शिक्षण के लिए अधिक आवश्यकता है? भारतीय छात्रों के किस शिक्षण की महती आवश्यकता है? पहला मातृभाषा या मातृभाषा का, मातृभाषा तथा प्रादेशिक भाषा और मातृभाषा तथा प्रादेशिक भाषा का, मातृभाषा तथा आंग्ल भाषा का, अंग्रेजी भाषा का फिर तीसरा भाषा, कोई भी तीन भाषाएं। बिल्कुल सही है, तीन भाषाएं। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। उसके आप जो एनसीएफ पढ़ते हो उसमें तीन भाषाओं पर जोर दिया जाता है। एक तो मातृभाषा होती है, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी कोई प्रादेशिक भाषा जो हमारी होती है। चौथा वाला बिल्कुल सही होता हमारा। 101 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? अभिव्यापक कक्षायाम भाषा शिक्षणे इयम एकः समस्या। अभिव्यापक कक्षा में भाषा शिक्षण यह एक समस्या है। क्या समस्या है? उपयुक्त भाषा अधिगम वातावरण विकास अनुकूलताया असमर्थ्यम। उपयुक्त भाषा को सीखने के वातावरण के विकास की अनुकूलता की असमर्थता होती है। दूसरा कहता उपयुक्त अधिगम सामग्री अभाव, उपयुक्त अधिगम सामग्री का अभाव होता है। तीसरा कहता विद्यार्थी नाम योग्यता विषयक क्षमता, विद्यार्थियों की योग्यता विषयक अक्षमता होती है। और चौथा कहता विद्यार्थी परस्परम रुचि भेदा, विद्यार्थियों की परस्पर रुचि का अभाव होता है, रुचि का भेद होता है। जो अभिभावक कक्षा होती है उसमें भाषा शिक्षण एक समस्या जरूर पैदा करती है, क्योंकि जो विद्यार्थियों की परस्पर रुचि है वो अलग अलग हुआ करती है। भाषा शिक्षण ये समस्या पैदा करती है। चौथा विकल्प ये बिल्कुल सही है। 102 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? अधस्तनेषु कतमम उत्तरम मातृभाषा शिक्षण उपयोगी ज्ञान लक्ष्येषु अन्यतम नास्ति। नीचे लिखे हुए में से कौन सा उत्तर मातृभाषा के शिक्षण में उपयोगी ज्ञान लक्ष्यों में से दूसरा नहीं है? पहला भाषा तत्वानाम प्रभूत ज्ञान प्राप्ति, भाषा तत्वों के व्यापक रूप से ज्ञान की प्राप्ति। दूसरा विषय वस्तुनः ज्ञानार्जनम, विषय वस्तुओं का ज्ञानार्जन, ज्ञान सीखना। तीसरा उच्चारण से ज्ञानार्जनम, उच्चारणों का ज्ञानार्जन। और चौथा भाषागत विभिन्न प्रकार का नाम लेखा नाम ज्ञानार्जनम, भाषा में दिए हुए विभिन्न प्रकारों के लेखों का ज्ञानार्जन सीखना। ये बिल्कुल सही है चौथा वाला। किस कारण से ऊपर प्रश्न करता था? नीचे लिखे हुए में से कौन सा उत्तर मातृभाषा के शिक्षण के उपयोगी ज्ञान लक्ष्यों में दूसरा नहीं हो सकता? ये चौथा वाला इस कारण से सही होता हमारा। 103 नंबर का प्रश्न क्या कहता? निम्नलिखितेषु गावा पद्धति शिक्षण पद्धति उच्यते। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षण पद्धति कही जाती है? पहला चयन पद्धति, दूसरा रुचि पद्धति, तीसरी प्रेरणा पद्धति और चौथा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षण पद्धति कही जाएगी? चयन पद्धति, चुनने की पद्धति, रुचि पद्धति, इंटरेस्ट। देखो आप किसी चीज़ को जब पढ़ाते हो तो शिक्षण पद्धति अच्छी वही कही जाती है जो हम सिलेक्शन करके पढ़ाएं, अर्थात चयन करके पढ़ाएं हमको क्या पढ़ाना है, हम किस टॉपिक पे आज बोलने जा रहे हैं, लेक्चर देने जा रहे हैं। तो पहला वाला सिलेक्शन तो बिल्कुल सही हो सकता। और रुचि पद्धति, बच्चे का इंटरेस्ट के अनुसार हम क्लास को अगर करेंगे तो बच्चा रुचि के अनुसार सुनेगा, बिल्कुल सही है, दूसरा वाला भी सही होता। तीसरा प्रेरणा पद्धति, हम बच्चे को अपने क्लास के माध्यम से कुछ मोटिवेट कर पाएँ, बिल्कुल सही है, तीसरा वाला भी। अर्थात चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। तीनों विकल्प हमारे सही होते हैं। उपयुक्त सर्वमति सर्वमपि अर्थात उपयुक्त सभी।
अब हम 104 नंबर के प्रश्न पर आ गए। ये कहता भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री उपयुक्ता होती। भाषा शिक्षण के दृश्य और श्रव्य सामग्री उपयुक्त होती है। कैसे उपयुक्त होती है? पहला, शुद्ध उच्चारणार्थम, शुद्ध उच्चारण के लिए, शुद्ध लेखनार्थम, शुद्ध लिखने के लिए, शुद्ध पठनार्थम, शुद्ध पढ़ने के लिए, न कथनचित, नहीं कोई नहीं। भाषा शिक्षण में दृश्य और श्रव्य सामग्री कब उपयुक्त होगी? शुद्ध उच्चारण के लिए, शुद्ध लिखने के लिए, शुद्ध पढ़ने के लिए, और न कथनचित कोई भी नहीं। आप देखो, जब भाषा शिक्षण की बात करते हो तो भाषा हमको दृश्य और श्रव्य सामग्री से भाषा शब्द जो है, भाषा शब्द भाष धातु से बना है, और भाष धातु, भाष माने होता है बोलना या कहना, अर्थात हमको भाषा उच्चारण में समर्थ बनाएगी, शुद्ध बोलने में समर्थ बनाएगी। इस कारण से पहला वाला बिल्कुल सही होता है। आप 105 नंबर के प्रश्न पर आ गए। ये कहता उपचारात्मक शिक्षण पद्धति इति। उपचारात्मक शिक्षण पद्धति है, कौन सी है? समस्या अभिज्ञानार्थम अपेक्षित काठिन्य स्तरम वर्धयति। समस्या के अभिज्ञान, समस्या की जानकारी के लिए अपेक्षित कठिनता के स्तर को बढ़ाती है। दूसरा, समस्या नाम समाधाने साफल्यम प्रतिप्रापयति। समस्याओं के समाधान में सफलता भी प्राप्त होती है। और तीसरा कहता है व्यतिक्रमण समस्या नाम प्रस्तुति करोति। व्यतिक्रम का मतलब क्या है? अर्थात उल्टी समस्याओं को, जो हमारे प्रकरण से संबंधित नहीं है, उन समस्याओं को भी प्रस्तुति करती है। और चौथा कहता है समस्या प्रतिभाषा सिद्धांत ज्ञानम प्रददाति। समस्याओं के प्रतिभाषा सिद्धांत ज्ञानों को प्रदान करती है। उपचारात्मक शिक्षित क्या होती है? पहला तो कठिनता के स्तर को बढ़ाता है, नहीं हो सकता। समस्या के समाधान में सफलता प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। समस्या के समाधान में उपचारात्मक, उसी को तो कहते हो। उपचार किसे कहते हो? जिसको आप रेमेडियल कोचिंग कहते हो। और रेमेडियल कोचिंग वही कहलाती है जो कोई समस्या निकल के आती है, हम उसके समाधान का प्रयास करते हो, इसी को हम समस्या समाधान के दूसरा वाला विकल्प इस कारण से सही होता है, उसकी समस्या के समाधान में सफलता प्राप्त करता है। अगले प्रश्न पर आए हम, फिर हमसे एक सूचना देता है। ये कहता है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम, प्रश्न संख्या 106 से 114 तक विकल्पात्मक उत्तरेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पठित्वा पढ़ करके प्रश्नानाम, प्रश्नों को विकल्पात्मक दिए हुए विकल्पों के उत्तरों के द्वारा उपयुक्त उत्तर को चुन करके लिखो। और हमको एक गद्यांश से हमसे उत्तर प्रश्न निकलवाएगा। प्रश्न गद्यांश क्या कहता है? पुरः एकस्मिन् वृक्षे एकः चटकः प्रतिवसति स्म। पुरः प्राचीन काल में, एकस्मिन् एक वृक्षे, वृक्ष में, एकः एक चटका चिड़िया, प्रतिवसति रहती स्म थी। प्राचीन काल में एक वृक्ष में एक चिड़िया रहती थी। कालीन तस्याः संतति जाता, समय के बीतने पर तस्याः उसके संतति जाता, उसके पुत्रों का जन्म हुआ। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एकदा एक बार कश्चित् किसी प्रमत्तः मत वाले गजः हाथी ने तस्य वृक्षस्य उस वृक्ष के अधः नीचे आगत्य आकर के तस्य शाखां उसकी शाखा को शुण्डेन सूंड के द्वारा अत्रोटयत् तोड़ दिया। चटकाया नीडम भुवि अपतत। चटका चिड़िया का, नीडम माने घोंसला, नीडम माने घोंसला, चटके चिड़िया के घोंसले को भुवि अपतत पृथ्वी पर गिर पड़ा। चिड़िया का घोंसला पृथ्वी पर गिर पड़ा। तेन अंडानि विशीर्णानि, उसके द्वारा अंड, जो अंडे थे वो छत विक्षत टूट फूट गए। अथ सा चटका व्यलपत, तत्पश्चात वह चिड़िया व्यलपत अर्थात विलाप करने लगी, रोने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटा नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसीति। उसके विलापम, उसके रुदन को, उसके विलाप को श्रुत्वा सुन करके काष्ठकूट नाम का खगः पक्षी दुखेन, दुख के कारण, ताम अपृच्छत, उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी, हे भद्र तुम किस कारण से विलाप कर रही हो? इति, ऐसा उसने पूछा। चटकः अवदत्, चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशितः। एक दुष्ट हाथी के द्वारा मम संतति नाशता, मेरे पुत्रों का नाश कर दिया गया है। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत्। उसके हाथी के वध के द्वारा मेरे दुख का अपसार, मेरे दुख का क्षय, मेरे दुख का नाश होगा।
ततः काष्ठकूटा तां वीणारवः नाम्या मच्छिकाया समीपम अन्यत्। उस काष्ठकूट ने उसको वीणा रव नाम के मक्खी के समीप उसको चिड़िया को लेकर के आया। तयो वार्ता श्रुत्वा मच्छिका अवदत्। उन दोनों, तयो माने उन दोनों के वार्ताम बातचीत को श्रुत्वा सुन करके मच्छिका अवदत्, मक्खी बोली, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादा अस्ति। मेरा भी एक मित्र है जिसको मंडूक नाम, जो एक मेढक है जिसका मेघनाद नाम है। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामा। शीघ्र ही उसके पास चलो, यथोचितम करिष्यामा, जो कुछ भी उचित होगा वो किया जाएगा। तदानीं तौ मक्षिकाया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्ववृत्तान्तं निवेदयताम्। फिर वह सब तौ मक्षिका सह मक्खी के साथ मेघनाद के समक्ष अपने सभी वृत्तांत को निवेदित किया। अब इस पे आधारित हम प्रश्नों को तय करें। एक कोई चिड़िया थी और चिड़िया का एक घोंसला एक वृक्ष पे रहता था, उस पे उसने पुत्रों को जन्म दिया। एक मतवाला कोई हाथी आया, उसने अपनी सूंड से उसको, उसके घोंसले को जमीन पर गिरा दिया। फिर उसके विलाप को सुनकर के काष्ठकूट नाम का कोई पक्षी उससे दुख का कारण पूछता है, और दुख के कारण को जान करके वह एक काष्ठकूट नाम को वीणा नाम की मक्खी के समीप लेके जाता है, और फिर मक्खी भी उसको एक मंडूक नाम का एक जो मेढक था उसके समीप उसको लेकर के जाता है। तो इसके बाद अपनी सारा वृत्तांत निवेदित करता है। फिर इस पर आधारित वो प्रश्नों को तय हमसे करवाता है। प्रश्न क्या करता है, वृक्षे कहा प्रतिवसति स्म। वृक्ष में कौन प्रतिवसति रहता था? हंसी, हंसी रहती थी। एक चटका, चिड़िया रहती थी। बिल्कुल, वृक्ष में एक चिड़िया रहती थी। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। देखो, गद्यांश पर आधारित प्रश्न आसान करना बहुत आसान हो जाते हैं जब आप उसकी हिंदी कर लेते हो, और हिंदी करने के बाद में आपको प्रश्नों के बड़े आसानी से उत्तर तय हो जाते हैं। और ऐसे अगर आप गद्यांश देखोगे तो आपको बड़ा लगेगा, और आपको उत्तर करने पे आप केवल और केवल विकल्पों पे तुक्केबाजी वाला काम करते हैं। इसलिए आप धीमे धीमे करके हिंदी सीखो, क्योंकि परीक्षा आपकी भी बहुत ज़्यादा टली हुई है। तो इस पे आपको ये सीखने का भरपूर मौका है, इसको आप उपयोग करते हुए इस समय का भरपूर लाभ उठाओ। अगला प्रश्न कहता, गजहा शाखाम केन त्रोटयत। गज ने, हाथी ने शाखा को केन, किसके द्वारा, त्रोटयत तोड़ दिया? दुखेन, दुख के द्वारा? बिल्कुल नहीं। शुंडेन, सूंड के द्वारा? हाँ बिल्कुल सही, सूंड के द्वारा ही तो तोड़ा था उसने। आयुधेन, किसी हथियार के द्वारा? नहीं। पादेन, पैर के द्वारा? बिल्कुल नहीं। दूसरा वाला सूंड के द्वारा बिल्कुल सही होता है। मेघनादा का अस्ति। मेघनाद किसका नाम था? आप देखो, नीचे नीचे से तीसरी लाइन पे लिया, ममापि मित्र मंडूका मेघनादा अस्ति। मंडूक माने मेढक था, बिल्कुल सही है। प्रमत्ता मतवाला, मतवाला तो हाथी था। मंडूक मेढक बिल्कुल सही होता है। खगः पक्षी नहीं। मित्र, मित्र बिल्कुल नहीं। मंडूक मेघनाद, मंडूक मेढक का नाम था। अगला 109 नंबर का प्रश्न क्या कहता, चटकाया किम भूमिम अपतत। चटका, चिड़िया के द्वारा कौन, क्या चीज पृथ्वी पर गिर पड़ी थी? अन्न, अन्न गिरा था। नीड़म, घोंसला गिरा था। चिड़िया के तो घोंसला गिरा था। दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही होता है। 109 नंबर का प्रश्न हो गया। 110 नंबर का प्रश्न क्या कहता, गजः कीदृशः अस्ति। हाथी कैसा था? प्रमत्ता, मत वाला था? हाँ बिल्कुल सही है, मत वाला था। दुखिता, दुखी था? नहीं था। गर्विता, घमंडी था? नहीं था। बलिष्ठा, बलिष्ठ था? बिल्कुल नहीं था। पहला वाला देखो, गद्यांश भले ही वो बलिष्ठ हो, गर्व, घमंडी हो, दुखी हो, लेकिन जो गद्यांश उनको उत्तर देने के लिए कहेगा, हम केवल उन्हीं उत्तरों को तय करेंगे। इस कारण से पहला विकल्प बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न, गजेन कान विशीर्णानि। हाथी के द्वारा किनको छत विच्छेद कर दिया गया था? फलानि, फलों को? बिल्कुल नहीं। पुष्पाणि, पुष्पों को? बिल्कुल नहीं। कुंडानि, कुंड को? बिल्कुल नहीं। चौथा, अंडानि, अंडों को? बिल्कुल सही है। चौथा वाला, अंडों को छत विच्छेद कर दिया गया था। 112 नंबर का प्रश्न क्या कहता, विशीर्णानि पदस्य अर्थः अस्ति। विशीर्ण पद का क्या अर्थ होता है? अर्थात छत विच्छेद होने का क्या अर्थ है? अंडानि, अंडे? बिल्कुल नहीं। नष्टानि, हाँ बिल्कुल सही है। विशीर्णानि कहें या नष्टानि कहें, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होता है। 112 नंबर का भी प्रश्न तय हो गया। 113 नंबर का प्रश्न कहता, अधा इति पदस्य विलोम पदम भवति। अधा, इस पद का विलोम पद क्या होगा? देखो, अधा, अधा माने क्या होता? नीचे। अधा का विलोम क्या होगा? ऊपर ही। अगर हिंदी पे आओगे तो नीचे का विलोम ऊपर, नीचे, ये तो इसका समानार्थी हो गया, ये नहीं हो सकता। पार्श्व, समीप में? बिल्कुल नहीं हो सकता। भुवे, पृथ्वी पर? नहीं हो सकता। अर्थात चौथा वाला देखें, चौथा वाला क्या कहता, ऊपर ही। हाँ, यही इसका विलोम तो सही होगा। अधा का विलोम ऊपर ही सही होता है। जैसे हिंदी पे नीचे का ऊपर होता, संस्कृत में अधा का ऊपर ही होता है। अगला 114 नंबर का प्रश्न क्या कहता, करिष्यामः इति पदे लकारः अस्ति। करिष्याम, आप
इसका लकार पूछ रहा है। लकार किसे कहते हो? लकार आपको संख्या 10 होती है, वैसे तो 11 होती है। जो 11वीं लेट लकार होती है वो वेदों में प्रयुक्त होती है। अब जब करिश्यामा की बात होती है तो एक लट लकार के आप रूप याद करते हो। जो पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति चलाते हो वो लट लकार से ही तो चलाते हो। लट माने भविष्यत काल। अब आप देखो इस पे लट लकार वर्तमान काल कहता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। लोट लकार अज्ञात तो कहता नहीं हो सकता। लट लकार भविष्यत काल, यही सही है। आप देखो लट लकार करिष्यामा पठिष्याम पठिष्याम पठिष्यामा, आप उत्तम पुरुष बहुवचन पे जाते हो, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में क्राधार्थ में करिष्यामा बनेगा, बिल्कुल सही, तीसरा वाला विकल्प सही होता है। अब फिर एक सूचना हमको देता है, ये कहता है अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए श्लोकों को पठित्वा पढ़ करके प्रश्नों के विकल्प में दिए गए उत्तरों के द्वारा उपयुक्त उत्तर को चुन करके लिखो। 115 से 120 तक के उत्तरों को। पहले जो श्लोक दिए हैं इनकी हम हिंदी करें, इसके बाद फिर इस पर आधारित प्रश्नों को तय करें। ये कहता उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मुर्गा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, अर्थात उद्यम से ही सिद्ध होते हैं, कार्याणि न मनोरथा। उद्यम किसे कहते हो? आप किसी कार्य के लिए जो प्रयास करते हो उसी को तो आप उद्यम बोलते हो। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा। एक मिनट बच्चों, जरा सा इसमें हमारे इस पे जरा ड्रा करने के लिए देखें, ड्रा करने पे दिक्कत आ रही। हाँ, दोबारा से जोड़िए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, अर्थात उद्यम के द्वारा ही सिद्ध होते हैं कार्य न मनोरथे। केवल मन चलाने से, मन की इंद्रियां दौड़ाने से, मन के घोड़े दौड़ाने से नहीं सिद्ध होते हैं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, न ही सोते हुए शेर के मुख में जानवर मृग प्रवेश करते हैं, अर्थात शेर को भी शिकार उद्यम के द्वारा करना ही होता है। अपने आप से कोई जानवर उसके मुख में शिकार के रूप में प्रवेश नहीं करता है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारित होती है, सत्य के द्वारा सूर्य तपता है, सत्य के द्वारा हवा चलती है, सभी कुछ सत्य के द्वारा ही प्रतिष्ठित है। सद्भिरेव सहसा सहासीद सद्भि कुर्वीत संगीतम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचित आचरेत। सहसा सहासीत अर्थात सज्जनों का साथ अचानक से, सहसा अचानक से नहीं हो जाया करता। कुर्वीत संगतम, ये संगति से, ये सदाचार से आता है। सद्भिर विवादम मैत्रीम, और सज्जनों के साथ ही मैत्री करनी चाहिए। विवाद और मैत्री दोनों सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। न सद्भि किंचित आचरित, असज्जनों के साथ तो बिल्कुल भी इनका आचरण नहीं करना चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। मित्र के द्वारा कलह कृत्वा कर करके न कदापि सुखजना, कोई भी लोग सुखी नहीं होते हैं। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत, अर्थात इसको जान करके भी प्रयास के द्वारा उसका परिष्कार परिमार्जन कर देना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, प्रिय वाक्य के प्रदान के द्वारा सभी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, जंतवः लोग, सभी लोग संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, तो फिर प्रिय वचन ही बोलने में कौन सी दरिद्रता, कौन सी गरीबी। अर्थात मनुष्य को सदैव प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। श्रेष्ठ जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसः कर्मणः वाचा सेवियेत सततम सदा। श्रेष्ठ लोग जन्म गुरु चापि और मातरम पितरम चा और माता पिता तथा इन श्रेष्ठ लोगों को गुरु की, माता की और पिता की मन से, कर्म से और वाणी से सदैव हमेशा ही सेवा करनी चाहिए। अब इस पर आधारित प्रश्नों को तय करें। सर्वम कस्मिन प्रतिष्ठितम, सभी किसके द्वारा प्रतिष्ठित हैं? पृथिव्याम, पृथ्वी के द्वारा, वायु, वायु के द्वारा, सत्य, ऊपर आपने तीसरे श्लोक में कहा था सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सभी कुछ सत्य के द्वारा ही प्रतिष्ठित है। हवा भी सत्य से चल रही है, सूर्य भी सत्य से ही तप रहा है, सूर्य से ही पृथ्वी धारित हो रही है, अर्थात तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होता है।
कई न किंचित आचरेत, अर्थात किसके द्वारा आचरण, किसका आचरण नहीं करना चाहिए, सद्भी सज्जनों का, असद्भी असज्जनों का। बिल्कुल सही है, असज्जनों का आचरण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमको। ऊपर हम श्लोकों पे इसको तय कर चुके हैं। 117 नंबर का केन कार्यण सिद्ध्यंति, किसके द्वारा कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथेन, मन की इंद्रियों के द्वारा, बिल्कुल नहीं। सुप्तेन, सोने के द्वारा, बिल्कुल नहीं। उद्यमेन, उद्यम के द्वारा, हाँ, हम किसी कार्य को उद्यम के द्वारा ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होता है। 118 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, मित्रेण किम कृत्वा जनः कदापि सुखी न होती, मित्र के द्वारा कौन से लोग कभी भी सुखी नहीं होते हैं, कलह के द्वारा, प्रयास के द्वारा, मैत्री के द्वारा, परिवर्जनम के द्वारा। मित्रों के द्वारा कलह कर करके कोई भी लोग कभी सुखी नहीं होते, अर्थात पहला विकल्प बिल्कुल सही होता है। 119 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यंति, प्रिय वाक्य के प्रदानों के द्वारा कौन संतुष्ट होते हैं, मानव, मनुष्य, जंतुहा, लोग, बिल्कुल सही है, लोग संतुष्ट होते हैं। 120 नंबर का श्रेष्ठ पद से पर्याय अस्ति, श्रेष्ठ पद का पर्याय होता है, श्रेष्ठ पद का पर्यायवाची पूछ रहा है। जब आप श्रेष्ठ पद कहते हो तो श्रेष्ठ पद का ऊपर उसने दे दिया था लास्ट वाले पे लोगों की बात करी थी, श्रेष्ठ पद का, और श्रेष्ठ के पर्यायवाची के रूप में गुरु माने श्रेष्ठ, माता, माता, पिता, लेकिन वहाँ पर गुरु उसने संबोधन संज्ञा के रूप में प्रयोग किया था, अर्थात उत्तम हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल सही होता है। उत्तम और श्रेष्ठ उसने वहाँ पर पर्यायवाची श्लोक पे तय कर चुका है। यह आपने 120 नंबर के प्रश्न पत्र की हिंदी, 120 नंबर तक के प्रश्नों को तय कर लिया। आज हमने 13वें प्रश्न पत्र की हिंदी की थी। इसी क्रम पे आपको हम 12 प्रश्न पत्र दे चुके हैं, आज ये 13वें की हिंदी हुई है। इसी क्रम को, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जितने भी विगत वर्षों के प्रश्न पत्र आए हैं, हम सभी की आपको इसी श्रृंखला पे हिंदी देंगे, और बाद में इसके पश्चात हम हिंदी के पेपरों को भी हल करा करके जो हिंदी का व्याकरणिक वाला भाग होता है उसको भी हम तय कराने का प्रयास करेंगे। आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द मैक क्लासेस। जिन लोगों ने आप इन जो प्रश्न पत्र आप हल कर रहे हो सेंट्रल टेट, ये सेंट्रल टेट के लिए लाभकारी हैं, इनको आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर किया करिए। और शेयर करने के बाद में अगर यदि आपने अभी तक अपने हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब और लाइक करके, जिससे आने वाली जो व्याकरण वाली कक्षाएं होंगी उस पर आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे और आने वाली किसी परीक्षा पर आप हिंदी संस्कृत के लिए अच्छे से तैयार होते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर अगले प्रश्न पत्र में हम आपसे मिलते हैं 14वें प्रश्न पत्र पर। धन्यवाद।